आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं रीजेंट को आगे समझना। हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने सबसे पहला सिस्टम समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे सिस्टम की। अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करता हूं तो वो दूसरा सिस्टम होता है हमारे पास ब्रिज हेड कंपाउंड। और आपको पता है ब्रिज हेड कंपाउंड कुछ इस तरीके से होते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड हो। अब अगर इसके सामने आपके सामने न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फिर से वही कंडीशन होगी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये जो ऊपर से अटैक करता है इसी को हम बोलते हैं एक्सो अटैक, और ये जो नीचे से अटैक करता है इसको हम बोलते हैं एंडो अटैक। तो सबसे पहले आपको ये सब कुछ समझाने से पहले कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल एक्सो अटैक करेगा या एंडो अटैक करेगा, मुझे आपको इस सिस्टम को समझाना है, क्योंकि हमें अधिकतर इस सिस्टम के बारे में ही नहीं पता। तो सबसे पहले इस सवाल को जानने से पहले हम लोग इस सिस्टम की जानकारी को इकट्ठा करते हैं। अब सिस्टम की जानकारी से मतलब क्या है? सिस्टम की जानकारी से मतलब ये है कि सर सबसे पहले ये बताओ ये सिस्टम दिखता कैसे है और किस किस रूप में दिख सकता है और इसमें कितने कार्बन है, कहां पर बॉन्ड क्या है। देखो, अगर मैं आपसे ऑरिजिनलिटी की बात करता हूं तो आपके पास ये सिस्टम कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में होता है। और आपको पता है ऐसे सिस्टम जहां पर ब्रिज हेड कार्बन्स होते हैं तो वह ब्रिज हेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। और यह जो पोजीशंस मैं दिखा रहा हूं इसी को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन या फिर ब्रिज हेड पोजीशन। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ब्रिज हेड कार्बन या फिर ब्रिज हेड पोजीशन। और इस ही सिस्टम को मैं कुछ इस तरीके से दर्शा सकता हूं। देखिएगा कैसे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। टोटल 7 कार्बन एटम है। और अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से अगर बनाऊँ तो देखिएगा इसमें भी आपके पास टोटल कितने कार्बन एटम होंगे, 7। देखना ध्यान से, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 नंबर कार्बन एटम। मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देखते आ रहे हो इस स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका ही ये होता है। अब सवाल ये है कि सर आखिरकार इसमें हमें बॉन्ड्स की जानकारी दो। देखो, अगर मैं इसमें बॉन्ड्स की जानकारी देता हूं तो आप इस सिस्टम को बहुत अच्छी वाली डायग्राम बनाओ। अच्छी वाली डायग्राम से मतलब क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाओ। जब आप इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाओगे तो आप देखो इस सिस्टम को मैं ऐसे बना दूं, इस तरीके से यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक बॉन्ड तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी H, और एक बॉन्ड कहाँ आएगी, नीचे की तरफ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो अच्छे से। और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड इस तरीके से और एक बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, सब जगह आप ऐसे बता सकते हो, यहाँ पर H इस तरीके से H, यहाँ पर H इस तरीके से H। अब देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इस कार्बन पर बात करता हूं, ये वाली जो बॉन्ड होती है इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सो बॉन्ड, और ये वाली जो बॉन्ड होती है इसको हम बोलते हैं एंडो बॉन्ड। सबसे पहले आपको यही सीखनी है कि सर आखिरकार एक्सो बॉन्ड क्या होती है और एंडो बॉन्ड क्या होती है। तो ये जो बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम लोग एक्सो बोलते हैं, और ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसी को हम एंडो बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल जब ऊपर से अटैक करेगा, मतलब ऊपर वाली बॉन्ड की तरफ आएगा तो हम बोलेंगे एक्सो अटैक है, और जब नीचे से करेगा मतलब नीचे वाली बॉन्ड की तरफ आएगा तो एंडो अटैक है। और यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो, जब न्यूक्लियोफाइल एक्सो अटैक करेगा, हमें अभी नहीं पता कौन सा अटैक करेगा, लेकिन मैंने बोला जब न्यूक्लियोफाइल एक्सो अटैक करेगा तो वह कहां आएगा, तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप कहां आएगा। ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड जब नीचे आएगा वर्कअप होने के बाद तो ऑलरेडी ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो कहां आएगा, एंडो पोजीशन पर आएगा, एंडो पोजीशन पर आएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, यदि अटैक एंडो पर हो रहा है तो जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है वो कहां जाएगा, एक्सो पर जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हमें सवाल इसको ढूंढना है कि सर आखिरकार हम एक्सो अटैक करवाएं या एंडो अटैक करवाएं। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको मॉडल का सहारा लेता हूं, और अगर मैं आपको मॉडल के सहारे से समझाता हूं तो देखिए ये है हमारे पास मॉडल, इसकी ही बात कर रहा हूं। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है यही सिस्टम है आपके पास ब्रिज हेड कंपाउंड वाला। अगर देखोगे, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो आप इसको यहां पर रख दो, इस वाली सिस्टम से मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो जब आपने इसको यहां पर रखा तो ये वाला कार्बन ये है, आ रही बात समझ में, बात समझ में आ रही है। ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, और इस तरीके से ये सारे कार्बन आपको दिख रहे होंगे। जैसे ही आप इस सिस्टम को समझोगे, देखो मैंने इस सिस्टम को ऐसे बना दिया, तो
आप देखो ये वाला सिस्टम है और सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि इस C डबल बॉन्डों पे जब सामने से अटैक करने आएगा तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो सुनिए, जो ऊपर से अटैक होता है उसी को हम एक्सो अटैक बोलते हैं और ये जो नीचे से अटैक होता है इसी को हम एंडो अटैक बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपको एक्सो एंडो बॉन्ड सब समझ में आ रही है। जो ऊपर की तरफ बॉन्ड होती है वो एक्सो होती है और जो नीचे की तरफ होती है वो एंडो होती है। अब देखो इस वाले सिस्टम के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है, अगर आप देखोगे जब न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करने आ रहा है तो यहाँ पर एक कैविटी जनरेट हो रही है। कैविटी देखो यहाँ पर इतने से रीजन में क्या हो रही है, कैविटी जनरेट हो रही है। तो ऐसे वाले सिस्टम में जो असली में स्टेरिक हिंड्रेंस का कारण होता है वो कैविटी हिंड्रेंस होता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये जो आप पूरा देख रहे हो, ये जो पूरी की पूरी कैविटी है वो जनरेट हो रही है जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगी। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसे वाले सिस्टम में जो आपका अटैक होता है, देखिएगा वो एंडो अटैक नहीं होता है, एक्सो अटैक ही हमेशा प्रेफरेबल होता है। तो एंडो अटैक का ना होना इज द रीजन कैविटी हिंड्रेंस। यहां से उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कैविटी हिंड्रेंस होने की वजह से, कैविटी हिंड्रेंस का मतलब क्या है सर, ये जो आपको दिख रही ना, ये वाला जो रीजन पूरा दिख रहा है, यही कैविटी जनरेट है, मतलब यही कैविटी है। और जब न्यूक्लियोफाइल आता है नीचे से तो वो कैविटी हिंड्रेंस की वजह से प्रेफर नहीं करता। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं ऑलवेज उसमें कौन सा अटैक प्रेफर होता है, एक्सो अटैक प्रेफर होता है। और अगर एक्सो अटैक प्रेफर होता है तो सर इसको करवा के भी दिखाइए। तो देखो जब ये ऊपर से जाएगा तो ये वाला सिस्टम ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट सिस्टम एंडो आ जाएगा। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ये देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पर तो एच लगे हैं जो कि बहुत ही स्मॉल ग्रुप होते हैं, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा O-। मैंने यही तो बोला था कि न्यूक्लियोफाइल एक्सो अटैक करेगा, जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कहाँ जाएगा, एंडो। तो ये एंडो की तरफ आ गया। उसके बाद फिर बाद में क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा। इसकी तो सोचने की भी जरूरत नहीं है यार, काम ये नहीं है। काम ये था कि आपको एक्सो अटैक करवाना है कि एंडो अटैक करवाना है, जो कि उम्मीद करता हूं आपको मैंने समझा दिया। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से है, यहाँ पर आपके पास NU है और यहाँ पर आपके पास OH है। ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमने सीखा था कल के सिस्टम में साइक्लोहेक्सोनॉन, और आज हम सीख रहे हैं नोरबोंडेनॉन। ऐसे जो सिस्टम होते हैं इनको नोरबोंडेनॉन सिस्टम बोला जाता है। तो मैंने आपको जब IITM का पढ़ाया था तो मैंने नोरबोंडेनाइल सिस्टम, ये सारे सिस्टम को डिस्कस किया था। और जितनी भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसी को आप बोलते हो डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हमारे पास एंड में एक लाइन आ रही है, जब भी हमारे पास 7 नंबर कार्बन एटम पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो जो हमेशा अटैक होगा वो अटैक एक्सो अटैक होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम डिफरेंट केसेस को लेते हैं जहां पर हम 7th पोजीशन पर ग्रुप्स को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की वहां पर चेंज हो रहा है। क्या वो एक्सो अटैक ही हमेशा करेगा या फिर कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल से अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल तो अभी भी मैंने सिखाया यही वाला, इसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि आपके पास C डबल बॉन्ड O था, और यदि मैं आपके सामने यहाँ पर LiAlH4 लेके आ जाऊँ और फिर वर्कअप हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर ये जो अटैक करेगा तो इसमें से क्या आएगा, H- आएगा। और H- का अटैक कहाँ से होगा, एक्सो अटैक होगा। हम लोगों ने अभी तक इतना ही सीखा है कि कोई भी रिएजेंट होता है वो हमेशा एक्सो अटैक प्रीफर करता है, और उस एक्सो अटैक के प्रीफर होने की वजह से आपके पास यह जो H है वह ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, इस तरीके से OH आ जाएगा। मतलब आप मान सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद ही मैंने क्या करवा दिया, वर्कअप करवा दिया। तो ये सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझाई। इसका मैंने आपको रीजन क्या बताया था, इसका मैंने आपको रीजन बताया कि यहाँ पर जो एंडो अटैक होता है वो एंडो अटैक प्रेफरेबल क्यों नहीं होता। एंडो अटैक प्रेफरेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि कैविटी हिंड्रेंस होता है, और कैविटी हिंड्रेंस की वजह से वह इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वहां तक पहुंच नहीं पाता। अब मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूं और सभी एग्जांपल्स में बस आपको इतना देखना है क्या कैविटी हिंड्रेंस है या फिर किसी और प्रकार का हिंड्रेंस है। जैसे मान लो मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। आपके पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर ऐसे बना दिया और यहाँ पर मैंने इस बार लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया H, और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, और सामने आपके पास क्या है LiAlH4।
H4। अब मैं इसी ही रिएजेंट को लेके चलता हूं क्योंकि अब आप समझ चुके हो इससे हाइड्रेट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। देखो अब अगर ये इस बार एक्सो अटैक करता है, हमेशा कोई भी रिएजेंट मरते दम तक एक्सो अटैक ही करना चाहेगा, वो शर्ते वहां पर कुछ बल्की ग्रुप ना लगा हो। तो अब इस बार CH3 क्या है, बल्की ग्रुप है, तो इस बल्की ग्रुप होने की वजह से यहां पर एक्सो अटैक प्रेफर नहीं होगा, यहां से एंडो अटैक प्रेफर होगा। मतलब इस बार कैविटी हिंड्रेंस इतना डोमिनेट नहीं कर रहा जितना ज्यादा ये वाला जो बल्की ग्रुप है उसका हिंड्रेंस डोमिनेट करेगा। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि सर यहां से अब इस केस में हमारे पास ये तो एज इट इज सिस्टम हमने बना दिया, ऊपर की तरफ क्या चल जाएगा, OH आ जाएगा और नीचे की तरफ H आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया क्या? इस हिंड्रेंस की वजह से जो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद था आपका प्रोडक्ट चेंज हो चुका है। मान लो एक क्वेश्चन की मैं और बात करता हूं, और इस बार क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया कि ये सिस्टम है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है और यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड हो, और सामने मैं लेके आता हूँ LiAlH4। अब मेरा सवाल आपसे फिर से बताइए, इस वाले केस में आप कैसे सोचेंगे? तो आप बोलोगे सर इस बार अटैक जब हम सबसे पहले एक्सो अटैक करवाएंगे तो एक्सो अटैक ही सबसे पहले प्रेफरेबल होता है क्या? यहाँ पर H कोई बल्कि ग्रुप नेचर है? बिल्कुल नहीं। ये CH3 तो इस तरफ है ना, इस वाले केस में CH3 इसी की तरफ से जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, लेकिन इस बार CH3 इस तरफ है, तो हम बोलेंगे सर इसका एक्सो अटैक ही प्रेफरेबल होगा और उसकी वजह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो CH3 और H लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब इस केस में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ आप लोगों से, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ H है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे इस बार C डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। अब हमारे सामने क्या आया? न्यूक्लियोफाइल आया। क्या आया? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहेगा? हमेशा एक्सो अटैक ही करना चाहेगा। तो जब आप इसका एक्सो अटैक करवाओगे, एक्सो अटैक करवाओगे, एक्सो अटैक करवाओगे, समझ जाओ, एक्सो मतलब ऊपर से अटैक करवाओगे, तो क्या ये एक्सो अटैक प्रेफरेबल होगा? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि इस तरफ क्या है H। अगर इस तरफ CH3 होता तो ये एक्सो अटैक नहीं होता। तो एक्सो अटैक होने की वजह से जो आपके पास इस वाले केस में आंसर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा? CH3H और यहाँ पर ऊपर की तरफ तो H हो जाएगा और नीचे की तरफ OH हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो और कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स में हमारे पास इस बार क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके से मैं लगा दिया, यहाँ पर ऐसे लगा दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्डो लगा दिया, और इस बार मैं ले लेता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो आपके दिल के सबसे करीब है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या आता है? R माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वर्कअप के लिए है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो यहाँ से R माइनस अटैक कहाँ से करेगा? हमेशा ही एक्सो अटैक करना चाहता है। दिली तमन्ना होती है सारे के सारे जितने भी रिएजेंट होते हैं एक्सो अटैक करने की, लेकिन ये दुनिया जो है वो बहुत ही बेरहम है। तो यहाँ पर ये बल्की ग्रुप होने की वजह से, ये जो बल्की नेचर है इस ग्रुप का, तो ये एक्सो अटैक प्रेफर नहीं करता, इसको यहाँ पर मजबूरी में एंडो अटैक प्रेफर करना पड़ता है। तो एंडो अटैक प्रेफर होने की वजह से हमारे पास इस वाले केस में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके से। यहाँ पर तो OH, यहाँ पर तो R आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एंडो अटैक ही प्रेफरेबल होगा। तो कुल मिला के पॉइंट क्या है, फंडा क्या है, सिंपल सा समझना क्या है, जब भी ऐसे सिस्टम हो तो सामने आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, आपको लगाना है एक पोजीशन एक्सो है, एक पोजीशन एंडो है, हमेशा आप उसको एक्सो अटैक ही करवाओ। हमें नहीं पता एंडो पोजीशन भी है, हमेशा एक्सो अटैक करवाएंगे। बस ध्यान ही रखना कि जो आपकी 7th पोजीशन है, 7th पोजीशन का मतलब क्या है? 7th पोजीशन का मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन यही गवर्न करती है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को हर केस में, यही गवर्न करती है हर केस में। ये वाली जो पोजीशन है यही पोजीशन हर केस में गवर्न कर रही है। तो हम बोलेंगे एट 7th पोजीशन वी हैव टू चेक बल्कीनेस ऑफ ग्रुप। हमें चेक करना है कि वहां पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप कैसा है। अगर वो ग्रुप उस वाले केस में बल्की है तो हम बोलेंगे जो अटैक होगा वो हमेशा क्या होगा? एंडो अटैक होगा। बस इतना पॉइंट आपको समझना है। तो आप इसको एज अ स्पेशल केस याद रख सकते हो। तो मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स करवाए हैं। अब मैं कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूं, आप मुझे वहां पर बताना किस तरीके से आप सोचेंगे। तो हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे आप बताइएगा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या पता ये वाला कॉन्सेप्ट भी बीच में आ जाए तो आप बोलोगे हाँ तो प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। ये दोनों आपके पास हैं
और आपसे पूछ रहा हूँ इन दोनों में आखिरकार हमारे पास रिलेशन क्या है, तो आप मुझे क्या बताने वाले हो, बताइए जल्दी से। और मान लो इन दोनों के ही सामने हमारे पास रिएजेंट आ जाते हैं, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो इसमें आप किस तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे। तो सबसे पहले आपको रिलेशन बताना है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आधे लोग तो एनेंशियोमर तक पहुँच गए होंगे, उसके बाद डायस्ट्रोमर पर पहुँच गए होंगे। मुझे पता है आप यही सोचते हो, जब भी रिलेशन की बात आती है तो दिमाग में एनेंशियोमर आता है, उसके बाद डायस्ट्रोमर आता है और लास्ट में कहीं को अगर कुछ बचा होगा तो आइडेंटिकल, जिसको आप होमोमर्स बोलते हो। तो सुनिए, ये जो दोनों ही केस हैं ये दोनों ही आपस में क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो तभी आप बोलते हो सर हमें इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आती क्योंकि हम रिलेशन नहीं बता पाते। यहाँ तो दुनिया में इंसान खुद अपने रिलेशन नहीं बता पाता, तो फिर तो यार ये तो अलग ही है। तो सिंपल सा पॉइंट आप इतना समझो अच्छे से कि दोनों आइडेंटिकल किस तरीके से हैं। अगर देखने में मजबूरी हो रही है तो आप बस समझ जाओ, यहाँ पर कोई मिरर इमेज कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ तो देखो इस वाले केस में 7th पोजीशन पे कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, इस वाले केस में भी कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो दोनों ही पोजीशन पर यहाँ पर क्या होगा, एक्सो अटैक होने वाला है। दोनों ही पोजीशन पर क्या होने वाला है, एक्सो अटैक होने वाला है। और अब तो आप एक्सो अटैक करवा के दिखा दोगे, अरे अब तो इतना मैंने बता दिया तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे, और इस बार मैं इधर एकदम ऊंचाई पर C डबल बॉन्ड लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, यहाँ पर H और यहाँ पर H लगाता हूँ, ठीक है। और आपसे सवाल ये है कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आधे लोग तो परेशान हो गए कि सर इस वाली जगह पर एंडो एक्सो का मतलब क्या है, तो एंडो एक्सो होता ही नहीं है। इस वाली के लिए या तो फ्रंट होगा कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्सेप्ट होगा बैक। मतलब मेरा सवाल है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट से अटैक करेगा या बैक साइड से अटैक करेगा। तो ध्यान सुनिएगा, ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक तरीके से ये तो प्लेनर है, ये तो प्लेनर है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको इस तरीके से मैंने बताया था एक्सो एंडो का कॉन्सेप्ट, तो ये तो प्लेनर नहीं है। तो एक्चुअली ये जो H होते हैं, ये वाले जो H हैं, ये H क्या कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा बहुत क्रिएट कर रहे हैं। आप बोलोगे सर अच्छा H भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो जिंदगी में आपको एक बात पता होगी, किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कब किसका क्या समय आ जाए, तो बस वही कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो ये स्पेशल केसेस होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो इस बार न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो पीछे की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ध्यान देखना, यहाँ ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा NU और यहाँ पर आ जाएगा OH। मतलब न्यूक्लियोफाइल के बाद ही मैंने वर्कअप करवा दिया होगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन सालों सालों में एक बार देखने को मिलते हैं। अगर ये समझ में आ गया, मान लो एक सवाल और पूछने का मन कर रहा है आपका, टेस्ट की तरह मैं अगर पूछूं, मुझे बताइए इस वाले में आपके पास आंसर क्या होगा। ये लो मैंने इतना सा खतरनाक सा कंपाउंड बनाया, जब बनाया और यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड लगाया, और अब आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए इसकी जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ NaBH4, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो बोलिए इस केस में क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे सर क्या, कितना आसान है, देखो यहाँ से क्या आएगा, H माइनस आएगा, ये रिएजेंट है, ये तो अटैक करना चाहेगा हमेशा कौन सा, एक्सो। लेकिन सर आप देख रहे हो ये कितना खतरनाक वाला ग्रुप है, हमें भी डर लग रहा है, तो हम बोलेंगे इस बल्कि नेचर के कारण, ग्रुप होने के कारण इसका जो अटैक होगा वो एंडो अटैक होगा, और एंडो अटैक होने की वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा तो वो प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर तो OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले सिस्टम के ऊपर। मतलब हमने जितना सीखना था इतना ही सीखेंगे, बाकी हम जब रिएजेंट्स पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें मैं और बताने वाला हूँ। डिफरेंट नेम रिएक्शंस को भी मैं यूज़ कर लूँगा ऐसे सिस्टम के साथ। कुल मिला के बात क्या है, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों सीख रहे हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसलिए सीख रहे हो कि जो सामने रिएजेंट है वो आखिरकार अटैक किस तरीके से कर पाएगा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिएजेंट पढ़ रहे हैं, तो इनको और डिटेल में यहाँ पर करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने पॉलीसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक जो फ्यूज रिंग सिस्टम होते हैं उनकी बात करने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, फ्यूज रिंग सिस्टम में आखिरकार किस तरीके से हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है।
देखो, हमें सबसे पहले फ्यूज रिंग समझने से पहले हमें कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जो मेनली हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक सबसे पहला होता है हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड, आपने सुना भी होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आप मुझे बताइएगा उसमें क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो, स्पाइरो कंपाउंड की बात करता हूं तो हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि जहां पर इस तरीके से हो, मतलब 2 रिंग हो जिनका एक कॉमन सेंटर हो, एक इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है फ्यूज्ड कंपाउंड या फिर फ्यूज रिंग। तो फ्यूज कंपाउंड में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा रिंग होती हैं, लेकिन जिनके बीच में आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इस बॉन्ड से फ्यूज्ड हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूज कंपाउंड। ऐसे ही हमारे पास एक और कंपाउंड होता है ब्रिज हेड कंपाउंड, जिसकी स्टडी अभी अभी हम लोगों ने की। तो ब्रिज हेड कंपाउंड देखने में कैसे लगेंगे? ब्रिज हेड कंपाउंड आप लोगों को मैंने अभी ऐसे बना के दिखाया था, इस तरीके से। यह जो दोनों के बीच में इस तरीके से मैं ब्रिज बना रहा हूँ, तो ये ब्रिज हेड कंपाउंड को दर्शाता है। या फिर हम लोग ब्रिज हेड कंपाउंड को इस तरीके से भी बना सकते हैं, बात एक ही है बिल्कुल। ये है हमारे पास। तो हमारे पास कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। तो मेनली हमें स्टडी क्या करनी है, हमें स्टडी करनी है फ्यूज्ड कंपाउंड के बारे में, कि आखिर जो फ्यूज्ड कंपाउंड है उनकी स्टडी कैसे होगी। तो सुनिएगा, जो फ्यूज्ड कंपाउंड होते हैं ये भी हमारे पास 2 होते हैं। एक तो होते हैं बाईसाइक्लिक और एक होते हैं हमारे पास पॉलीसाइक्लिक। इन्हीं सिस्टम के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना है। तो बाईसाइक्लिक का एग्जांपल तो ये हो गया हमारे पास, और पॉलीसाइक्लिक का बात करता हूं तो यहाँ पर अब 3 लगा दो, 2 से ज़्यादा लगा दो, तो सिंपल सा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलीसाइक्लिक हो जाएगा। क्या मैं इस साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो बिल्कुल। आप अगर अपनी हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ चुके हो तो आपको साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में देखना आना चाहिए। मतलब आपकी आदत हमेशा साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से देखने की रही है जिंदगी में। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो हमेशा साइक्लोहेक्सेन को इस फॉर्म में देखने की कोशिश करो। जब आप इस फॉर्म में देखने की कोशिश करोगे तो आपको इससे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब अगर जिस बच्चे को नहीं पता होगा तो वो तो बोलेगा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अलग है। अरे भाई, एक ही कंपाउंड है और इनका नाम क्या होता है, डेकेलिन सिस्टम होता है। बहुत ही फेमस सिस्टम है। कहने का मतलब हम लोग जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्यूज रिंग सिस्टम करने जा रहे हैं, जिसकी बाईसाइक्लिक की बात करेंगे। और ये भी सिस्टम क्या है, डेकेलिन है। जब मैंने इसको चेयर फॉर्म में बना दिया, अगर मैं इससे आपसे पूछता हूँ बताइए इसकी चेयर फॉर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कितना आसान है। देखो, चेयर बनाते जाओ, चेयर बनाते जाओ। तो इस तरीके से आप चेयर बनाते जाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें समझनी है ताकि हमारे रिजल्ट में आसानी हो जाए। तो हम बात करते हैं फ्यूज रिंग सिस्टम के बारे में कि आखिरकार फ्यूज रिंग सिस्टम की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों को कैसे सीखनी है। तो हमने अभी भी बात की, जो फ्यूज रिंग सिस्टम होती हैं वो 2 होती हैं, बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की। देखो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होंगे, आपस में 2 रिंग फ्यूज होंगी। अब 2 रिंग के फ्यूज होने की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम सारी ही पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। देखना ध्यान से। एक तो आपकी सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही 6 मेंबर्ड रिंग हो, जो कि आपको मैंने अभी बना के दिखाया था। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहां पर 6 5 मेंबर्ड रिंग हो, 5 5 मेंबर्ड रिंग हो, 5 4 मेंबर्ड रिंग हो, 4 4 मेंबर्ड रिंग हो, 3 4 मेंबर्ड रिंग हो और 3 3 मेंबर्ड रिंग हो। इस तरीके से इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी बाईसाइक्लिक फ्यूज रिंग कंपाउंड्स के लिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो, ये जो 6 कंपाउंड्स होते हैं बाईसाइक्लिक वाले, इन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डेकालीन। और ये जो 5 5 होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रिंडेन। नाम होते हैं इनके। तो हमें इन पूरे कंपाउंड्स को 3 तरीके से पढ़ना है। एक तो हमें इसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है, एक हमें 5 5 के लिए पढ़नी है, और एक हमारे पास जितने भी बाकी सब हैं इन सब के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है। मतलब तो टोटल हमें जो अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन है, जो कि इनसे रिलेटेड है, फ्यूज रिंग कंपाउंड से रिलेटेड है, तो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमें 3 तरीके से पढ़ना है। एक तो सबसे पहले हमें पढ़नी है डेकालीन सिस्टम के लिए, जहां पर हमारे पास कौन सी है, 6 और 6 मेंबर्ड रिंग। और एक हमें किसके लिए पढ़नी है, हाइड्रिंडेन।
एक हमें किसके लिए पढ़नी है, हाइड्रेंडेन, और तीसरी कौन सी होंगी, जितने भी बाकी सब जो भी मैंने बात की है उन बाकी सब के लिए हमें पढ़नी है। तो अब एक एक करके हमें बहुत अच्छे से सीखना है। देखो डेकालिन सिस्टम को मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब डेकालिन सिस्टम ही ज्यादा फेमस सिस्टम है, तो इसी के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हाइड्रेंडेन सिस्टम के मिलेंगे जहां पर 5 मेंबर्ड रिंग होती है। देखो डेकालिन सिस्टम अभी भी बताया मैंने कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल आ रहा है समझ में, हम लोगों ने ये बना लिया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, हम इसको चेयर फॉर्म में बना सकते हैं। आज का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि दुनिया में अपनी साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में आज से लिखना शुरू कर दो। जब भी आपसे साइक्लोहेक्सेन की बात करे या वैसे स्ट्रक्चर की बात करे, आप ये कभी बनाओ ही मत। अगर आपने बना दिया तो पाप कर दिया। आप हमेशा ये बनाया करो, जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा ये करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में चलेगा। जैसे ही आपने ये बनाया तो देखो हमारे पास डेकालिन 2 होती हैं, एक होती है ट्रांस डेकालिन और एक होती है हमारे पास सिस डेकालिन। तो सबसे पहले हम ट्रांस डेकालिन और सिस डेकालिन की बात करते हैं। देखो अगर हमारे पास ट्रांस डेकालिन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये जो आपके पास यहाँ पर जंक्शन दिख रहा है इस तरीके से, इस जंक्शन पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही डिसाइड करती है कि ये आखिरकार ट्रांस है कि सिस है। तो यहाँ पर इस जंक्शन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस डेकालिन है। अगर मैं इस सिस की बात करूंगा तो इस सिस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सबसे पहला तरीका होता है कुछ इस तरीके से, जहां पर दोनों ही एच को एक तरीके से दिखा दो, देखो ये भी सिस है, और एक पॉसिबिलिटी और होती है हमारे पास इस तरीके से, और यहां पर दोनों ही को किस पे दिखा दो, डैश पर दिखा दो। तो ये दोनों ही क्या है, सिस हैं। तो डेकालिन हमारे पास 2 होती है, एक ट्रांस होती है और एक सिस होती है। अब सुनिएगा, आपको जब भी रिएक्शन में बात करेगा तो हमेशा इस सिस्टम की ज्यादातर बात कर रहा होगा, मतलब कि जो ट्रांस सिस्टम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो यहां से एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जैसे जैसे साइज ऑफ रिंग्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे वहां पर जो उसका ट्रांसफॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर आप नोट कर सकते हो या मैं करवा दूंगा एंड में कि इस ट्रांस सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होने का कारण क्या है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण क्या नहीं है। तो आप लोगों ने 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन पढ़े हैं। तो जब आप इनका चेयर फॉर्म बनाओगे, क्या बनाओगे, चेयर फॉर्म। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल अलग है, फिर भी जान लो रीजन क्या है। इसके चेयर फॉर्म बनाने पर इसमें क्या देखने को मिलेगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। और अगर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इसके कंफर्मेशन में देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे इसकी चेयर फॉर्म क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। वहीं पर इसकी ट्रांसफॉर्म में कोई भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इतनी सी बात पता चुकी है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जहां पर हम इसको रिएक्शंस के साथ रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम वो बात करते हैं जो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, रिंग वाली। देखो मैंने बोला था कि जैसे जैसे जो हमारे पास रिंग साइज होगी, वो रिंग साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो हम बोलेंगे जो सिस फ्यूज्ड फॉर्म होती है तो उसकी जो सिस फ्यूज फॉर्म होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और वहीं पर जो उसकी ट्रांस फ्यूज फॉर्म है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम बोलेंगे जो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है उसकी ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। मैंने थोड़ा सा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन का एग्जांपल दिया था। वहीं अगर मैं 5 की बात करूंगा तो उसके केस में सिस फ्यूज फॉर्म डोमिनेट करेगी ओवर ट्रांस फ्यूज फॉर्म। तो इतने कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ चुके हो तो अब हम बात करते हैं अपने डेकालिन सिस्टम के बारे में। मैंने अभी भी बोला था स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेकालिन सिस्टम की बात करते हैं। देखो डेकालिन सिस्टम पे यदि मैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो डिपेंड करेगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा या फिर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। अब सर स्टेबिलिटी ऑफ जो कन्फर्मेशन की हम बात करेंगे उसमें हम लोगों को कंसिडर करना है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। जैसी बातें हमने कल की थी किसके लिए, साइक्लोहेक्सेनॉन केस में, वैसी ही बातें हमें यहाँ पे भी करनी है। मान लो मैंने आपके सामने सवाल कुछ इस तरीके से लेके आ गया, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास है और यहाँ पर आप ओ लगा लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर आप ME बना दीजिए। ये आपके पास सवाल है और सामने मैं लेके आता हूँ PHSNA।
आपको ये तो अच्छे से पता है, ये होता है PHS माइनस Na+, इससे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे इसके सिस्टम को समझना है तो इस सिस्टम को समझने के लिए आप कल की तरह कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा बदल दूं और मैं सवाल को अब इस बार ऐसा बना दूं, ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाहता हूं। इस वाले सिस्टम को तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कल समझाया था मैंने। अब इस वाले सवाल में मैं चेंज ऐसे करता हूं, यहां पर मैं फिर से O लगा देता हूं इस तरीके से, और यहां पर मैं बना देता हूं Me, और यहां पर हमारे पास क्या होगा इस तरीके से H, और यहां पर मैं लेके आता हूं PHSNA। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया, बस यहाँ पर एक और 6 मेंबर रिंग लगा दी है। अब जैसा अगर आपने कल ये सीखा था वैसा ही आपको ये सीखना है, तो आपको सबसे पहले ऐसे सवाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, चेयर फॉर्म में। तो लो भाई, सबसे पहले हमें चेयर फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको पता है इसकी चेयर फॉर्म ये है। देखो, इनसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप देखोगे तो जंक्शन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस, तो आप CH3 को यहाँ पर ऊपर बना दोगे और यहाँ पर क्या लगा दोगे, H। सिंपल सी बात है, H ही होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अप वाली कंडीशन पे है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ये 1 है तो ये 2 है और ये 3 है, तो आप बोलोगे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और यहाँ पर दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब अगर आपको अप दिखाना है तो एक तो अप इसके लिए ये है और इसके लिए आपका अप ये है, ठीक है। इसको आप बोलते हो एक्सियल बॉन्ड, बिल्कुल समझ में अच्छे से आ रहा है। और इसको आप बोलते हो इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या बात समझ में आई? अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों ही अगर अप दिखा रहा है तो दोनों ही को पकड़ो और एक जगह जोड़ दो। इसको पकड़ा और दोनों को एक जगह जोड़कर O लगा दिया। तो जब आप इसमें O लगाओगे, ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पर क्यों नहीं बना रहा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। जब आप इसको बनाओगे, अभी तक हम कुछ भी रिजेंट का रोल नहीं कर रहे, अभी तक तो हम वही कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। और मुझे पता है आप इतने अच्छे लोगों की आपने रिविजन भी नहीं किया होगा और बोल रहे हो सर यही दिक्कत आ रही है। देखो, इस वाले केस में आपके पास O ऐसे लगा दोगे। अब जैसे ही आपने O लगा दिया तो यहाँ तो एक्सियल इन्वॉल्व हो चुकी है, यहाँ की एक्सियल तो फ्री ही नहीं है। और हमें पता है जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा क्या अटैक करता है, सबसे पहले एक्सियल अटैक प्रिफर करता है, डिपेंडिंग ऑन 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। याद करो कल की बात से, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो डेक्लिन सिस्टम है उसमें जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगी, इसकी जो रिएक्शन होगी वो स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन पर डिपेंड करेगी। मतलब यह देखना है क्या कहीं वहां पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की वजह से 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा। इतना सिंपल सी बात बता रहा हूं। तो अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब इस तरीके से बात करते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से एक्सियल अटैक करेगा। ये वाली पोजीशन एक्सियल थी इसकी, जो कि फ्री थी, तो यहां से आपके पास एक्सियल अटैक होगा। और एक्सियल अटैक फाइनल होने के बाद आपके पास ये वाली बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगी और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे और कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास क्या था, CH3 था, यहाँ पर क्या था, H था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कअप होने के बाद OH कर लोगे वर्कअप होने के बाद, और यहाँ पर आप कर लोगे क्या, SPH। क्या आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कभी भी आंसर इस फॉर्म में नहीं देता, इस फॉर्म में ही पूछता है, तभी तो ये चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं। जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। देखो, आपने सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से बना लिया। अब देखो, इस वाली जगह पर क्या था आपके पास, Me था, इस वाली जगह आपके पास क्या था, H था। आ गया समझ में? अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर इसके बगल में, मतलब इस वाली पोजीशन पर OH और CH3 दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सेम। मैंने बोला था बीच में ऐसे से एक लाइन खींचो जिसकी एक तरफ डायरेक्शन हो वो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री की है, और ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं। देखो, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अपोजिट है। मैं लिख देता हूँ, इन दोनों की स्टीरियो क्या है, सेम, और इन दोनों की स्टीरियो क्या है, अपोजिट। और आपको पता है सेम और अपोजिट कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप इसको OH को इस तरीके से दिखा दो और इसी के बगल में आप इसको SPH ऐसे दिखा दो। अब आप बोलोगे सर देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था। क्या ये खतरनाक क्वेश्चन थे? अगर आपने कल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इस वाले सिस्टम की, तो ये सवाल तो अब कुछ भी नहीं लग रहे होंगे। मतलब आपको अगर मैं ट्रिक बता दूं सिंपल सी,
इस वाली पूरी रिंग को भूल जाना है और वही कार्यक्रम करना है जैसा कार्यक्रम आपको मैंने कल सिखाया था ऐसे केसेस में। बस सिंपल सी बात है। क्या इस रिंग से कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जो दिक्कतें कल आ रही होंगी वही दिक्कतें आज आ रही होंगी। और मैं फिर बताता हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। आप लोग इस सिस्टम को इस सिस्टम में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ये अप डाउन का फंडा ही समझ में नहीं आ रहा है। और अगर एक बार घर में इत्मीनान से वही सारा का सारा चेयर फॉर्म बना के सारी एक्सियल बॉन्ड, सारी इक्वेटोरियल बॉन्ड, सारी अप बॉन्ड, सारी डाउन बॉन्ड, उसकी सबकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सिस में है कौन अप में है, सिस कैसे दिखाते हैं, ट्रांस कैसे दिखाते हैं, ये सारी बातें अगर एक बार खत्म कर दोगे तो ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली।